हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे 2018 का फिज़िक्स का 9th क्लास का पास्ट पेपर और उसमें से ग्रुप 1 देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूं। तो ये बुक है टिप्स एकेडमी की टोटल इन्फॉर्मेटिव पेपर सॉल्यूशन। तो आप चाहें तो इनकी बुक्स ले सकते हैं। मैंने जितनी बुक्स आज तक रिव्यू की हैं तो उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा बुक्स जो है ना वो इनकी अच्छी लगती है कि ये अच्छी तरह से सोल्यूशन और आसान लफ्ज़ों में जो है ना वो सारा सोल्यूशन दे देते हैं। और इनकी जो बुक्स हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो मतलब कि ये जो आपके सामने जो PDF बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने पिक्चर्स लेकर बनाई है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसको हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इससे स्टडी कर सकते हैं। ये सिर्फ 2018 का पेपर है। ओके, तो आए हम देखते हैं। सबसे पहले हम MCQs, अच्छा और दूसरी बात ये कि इस वीडियो में मैं सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए एक लॉन्ग का आंसर के लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर वॉल्यूम का एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। तो हमारे पास इसमें बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और फिर हमारे पास देखें तो केल्विन है और -1 है। ठीक है, यानी कि पर केल्विन। ओके, और फिर उसके बाद देखिए तो हमारे पास SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना वो हमारे पास क्या है। तो वो हमारे पास बी वाला जो है ना वो इसका आंसर है। ठीक है, जो हमारे पास है वॉट पर मीटर और फिर जो है ना वो पर केल्विन है यहाँ पर। अच्छा, इन SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है ना वो डेंसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो इसका आंसर सी वाला है, किलोमीटर और पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चलते हैं 4 वाला। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली टू अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़ 0। जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो जाहिर बात है कि वहाँ पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ को दोबारा से अपनी स्पीड कवर करना शुरू करेगा। ठीक है, बढ़ाना शुरू करेगा। फिर हमारे पास जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे F जो है ना वो F और R है, F/R। ठीक है, तो F के साथ S है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ G ऑन द सन इज़, जो वॉल्यूम ऑफ G जो है ना वो ग्रेविटी वॉल्यूम, जो सन की ग्रेविटी जो है ना वो हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पर आपके सामने वो जो है ना वो, अगर आप C वाला देखें तो 274.2 ms स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो जो D वाला जो है ना वो ज़मीन पर G की वैल्यू है, जी पर। तो अगर ज़मीन के लिए पूछे तो आपने D वाला करना है, और अगर सन के लिए पूछे तो C वाला करना है जी। आगे देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, कितना हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो है ना वो कितने वाट्स के इक्वल होता है। तो वो है 746 वाट्स के इक्वल होता है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय, तो हमारे पास यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलें। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ क्या है, 0.01 मिलीमीटर है। आगे चलते हैं। पावर इज़ इक्वल टू, पावर का हमारे पास जो है ना वो क्या है, फॉर्मूला है वाट ओवर टाइम है, सॉरी वर्क ओवर टाइम है। ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल, तो वो होता है एनी नंबर, किसी भी नंबर के लिए फोर्सेस, किसी भी नंबर के, यानी कि कुछ जितने भी फोर्सेस जो है ना वो यहाँ पर हेड टू टेल रूल में काम कर सकती हैं। ओके, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्सेस। ओके, ये सारा MCQs कवर हो गया। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले जो है ना हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। तो हमारे पास 2 डेफिनेशन आपके सामने दी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हैं, और ये वाली फाइल आपको PDF में भी मिल जाएगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ
मैटर द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि फोर्थ स्टेट की इसमें बात की जाएगी, तो वो सारा का सारा प्लाज्मा फिजिक्स में आता है। फिर जियो फिजिक्स है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जियो का लफ्ज़ जहाँ पर भी आता है ना, उसका मतलब ज़मीन की पैमाइश की बात होती है, या ज़मीन के बारे में बात की जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन को आप क्या समझते हैं। गिव इट्स वन एग्जांपल। तो यहाँ पर एक ये आपने अगर मैथ 9th क्लास का मैथ और फिज़िक्स आपने पढ़ी है, जो मतलब कि, तो सिंपल है, आपको पता होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इट इज़ टू एक्सप्रेस दैम इन सम पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, जिनमें ज़ीरो ज़ीरो काफ़ी सारे हों ना, तो उन ज़ीरो ज़ीरो को काफ़ी हद तक हम शॉर्ट कर लेते हैं, और फिर हम उसको 10 की पावर दे के, जितने ज़ीरो हमने कम किए होते हैं या जितने डिजिट हमने क्रॉस किए होते हैं, उसके हिसाब से हम 10 की पावर उसको दे के लिख लेते हैं, ठीक है। तो मून है, जैसे कि द मून इज़ 38, मेरा मतलब है 304, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो मून का जो डायमीटर है, वो उसकी बात की जा रही है, सॉरी मून और अर्थ के दरमियान के फासले की बात की जा रही है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, वो हमारे पास काफ़ी सारा बड़ा सारा नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ हम पॉइंट को ले जाते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वो है 3 और 8, है ना। 3 यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है यहाँ पर, तो उसके पास आपने पॉइंट को मूव करना है, और जितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव किया है, उतनी पावर आपने 10 की लगानी है, बस सिंपल इतना सा काम है यहाँ पे। आगे चलते हैं, तो चेंज 15 ईयर्स एज इंटू कितने हैं, आपने इसको सेकेंड्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर 15 ईयर्स का जो एज है उसको हम लोग सेकंड में कैसे कवर करेंगे, वो आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है। 15 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड्स में एज निकल आएगी। फिर हमारे पास क्या है, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात करेंगे, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, कई कुछ मतलब मुख्तलिफ तरह की मोशंस को हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो देख लेते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन आ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। एक लाइन जो है ना, वो हमारे पास जब चलती है, तो वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होती है, यानी कि बिल्कुल एक सीधी लाइन जो है ना, वो हमारे पास ये है। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, तो हमारे पास क्या है, वो सीधी और टेढ़ी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन क्या है कि उस लाइन के मुताबिक ही चलेगा, ठीक है। अगर हम सीधा चल रहे हैं उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के साथ साथ, ओके। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन। तो एक ट्रांसलेटरी मोशन जो है ना, वो हमारे पास एक कार की मोशन हो सकती है, जो कि सीधा सीधा चलती है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है ना, वो हमने यहाँ पे लिखना है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी लिखनी है। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो हमारे पास ऐसा यूनिट इसका जो है ना, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमारे पास यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट a body continues its state of rest of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। के अगर जब तक कोई भी इंसान तब तक रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई फोर्स ना अप्लाई हो, और उसी तरह से कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, ओके। रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है रोलिंग फ्रिक्शन के साथ से। अच्छा, व्हेन द एक्सल ऑफ अ व्हील इज पुश द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द wheel and the ground at the point of contact provides the reaction force. The reaction force act at the contact points of the wheel in the direction opposite to the applied force. The wheel rolls without rupturing the cold wheel or that is why wheels rolling friction is
एक्सट्रीमली स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना उसकी क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन क्या होता है कि रगड़ की फोर्स। तो रोलिंग में जो है ना वो रगड़ की फोर्स जो है ना वो बहुत कम होगी, क्योंकि रोल हो रहा है। ठीक है, सिंपल है कि रगड़ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन स्लाइड हो रहा है तो उसमें तो काम ही रगड़ का हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस की गई है। ओके, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स। वाई? अकॉर्डिंग टू लॉ of conservation of momentum, the momentum gained by fired bullet is neutralized by equal and opposite momentum given to the gun which recoils back। ठीक है, गन जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो हमारे पास जो है ना वो फायर्ड बुलेट जो है ना वो न्यूट्रलाइज करती है बाय इक्वल एंड मोमेंटम एंड ऑपोजिट मोमेंटम। तो उसमें ऑपोजिट मोमेंटम का जो है ना वो काम होता है, तो दैट वाई गन रिकॉइल्स बैक। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, राइट इट्स फार्मूला। तो हमारे पास जो है ना वो एक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है और उसका फार्मूला क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी सेटिस्फाइज कंडीशन सेकंड कंडीशन for equilibrium when the resultant torque acting on it is ज़ीरो। जब वो ज़ीरो होगा तो एक्टिंग टॉर्क जो है ना वो ज़ीरो होगा हमारे पास। मैथमेटिकली जो है ना वो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ टॉर्क, या सिग्मा टॉर्क भी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है वो हमारे पास। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं। तो हमारे पास है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, splitting up of a force into two mutually perpendicular component is called क्या हमारे पास resolution of the force। state न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो वो न्यूटन के लॉज के हिसाब से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ठीक है, why we cannot feel gravitational force around us। हम अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों हम फील नहीं करते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो F इज़ इक्वल टू जी, और M1 M2 है, दो तरह की, यानी कि दो बॉडीज़ की बात होगी ना, तो उनमें एक M1 होगा उसका मैस, और दूसरा वाला जो है ना वो M2 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं वेयर G इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ G इज़, हमारे पास वैल्यू ऑफ G दी हुई है जो कि बहुत ही कम है। देखें आप यहाँ पे 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, जो कि यानी कि माइनस के पावर, यानी कि पावर इसकी माइनस में है ना, तो इसका मतलब बहुत ही कम है ये। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, फिर ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डोंट फील इट। इसलिए हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। तो हमारे पास क्या है, फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स जो है ना वो दो तरह की फोर्सेस है। पहले फील्ड फोर्स की बात कर लेंगे। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग while it in return its velocity goes on increasing। This is due to gravitational pull of the earth acting on the body whether the body is in contact with earth or not। क्या है कि ये जो फील्ड फोर्स है ना वो
उसके ऊपर अप्लाई होती है, बॉडी के ऊपर, चाहे वो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट was called the gravitational field strength of the earth। ठीक है, ठीक हो गया। आगे देखते हैं। डिफाइन पावर एंड राइट इट्स यूनिट। तो यूनिट, हम पावर का यूनिट जो है ना वो हमारे पास होता है वॉट, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर है। ठीक है, तो जब आपको अगर ये पावर की डेफिनेशन आए ना तो आपने अपनी मर्ज़ी से या तो एग्जांपल या फिर इसका यूनिट ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन छोटी है तो इसके मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर। है फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस 50 kg, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो रेज अ हाइट 3 मीटर की जो है ना उसने रेज की है हाइट। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, और जहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मैस जो है ना वो m इज़ इक्वल टू 50 kg है, हाइट 3 kg है, 3 मीटर है, और जो ग्रेविटेशनल है वो हमारे पास है वो 10 है। तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला PE mgh करेंगे तो सारी हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, m भी मौजूद है, g भी मौजूद है, h भी मौजूद है। हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल आई है वैल्यू वो जॉल में निकली है। 1500 जॉल्स जो है ना वो इसकी वैल्यू निकली है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी released in the form of nuclear radiation in addition to heat and light during nuclear reactions such as fission and fusion reactions। ठीक है, आगे चलें। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो प्रेशर और उसका एसआई यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया on the surface of a body is called pressure। pressure is scalar quantity। तो हमारे पास जो है ना वो इसका ऐसा यूनिट है वो पास्कल है। तो पास्कल कैसे बनता है, तो पास्कल के अंदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो अप्लाई हो रहा हो तो यहाँ पर फिर किया जाता है, इसको पास्कल के इक्वल कंसिडर किया जाता है। ओके, अच्छा, द मैस ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब ऑफ अ स्टोन इज़ 500 ग्राम। तो हमारे पास क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब का जो स्टोन है ना उसका मैस 500 ग्राम है। ठीक है, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो सबसे पहले तो आपने डेंसिटी निकालनी है इसमें, और तो सबसे पहले जो है ना वो क्या करना होता है, क्योंकि मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है। सबसे पहले इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़, तो हमारे पास जो ऐसे यूनिट है ना हमारे पास इसका लेंथ का वो मीटर होता है, वो सेंटीमीटर नहीं होता, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद अब ये सोल्व होगा आगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। डेंसिटी का फार्मूला है D इज़ इक्वल टू m/v है। तो हमारे पास m और v दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज़ बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है। तो बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है कि F जो है ना उसमें से माइनस कर दें जब 32 है ना 1.8 हमारे पास सेल्सियस है, और इक्वल F माइनस कर देंगे हम लोग 32 सेल्सियस, 32 निकाल देंगे फ़ारेनहाइट से,
तो फिर हमारे पास आंसर जो है ना वो आएगा सेल्सियस स्केल में। तो हम यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने 32 माइनस कर दिया 100 में से, तो क्या आ गया 68 आ गया। अब इस साइड वाला 1.8 जो है ना वो इस साइड को ला के हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास सिंपली हमारे पास सेल्सियस में इसका आंसर निकला है 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमारे पास 5th क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला और इसका यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यूनिट नहीं सॉरी डेफिनेशन। तो क्या है यहाँ पर, अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg mass of the substance through 1 K यानी कि 1 केल्विन। तो इसका जो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कन्वेक्शन करंट, करंट्स इन एयर, एयर के कन्वेक्शन करंट के बारे में हम क्या बात डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। Gases also expand on heat, thus convection current are easily set up due to the differences in the density of air at various parts in the atmosphere. ठीक है, define radiation। तो रेडिएशन जो है ना वो हमने यहाँ पे बतानी है। रेडिएशन इज़ द मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी को, हीट को जो है ना वो क्या कहा जाता है, वेव्स, क्या उसका रेडिएशन कहा जाता है। राइट टू नेम्स ऑफ एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। तो हमारे पास जो है ना वो एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स जो है ना वो उन्होंने 2 पूछे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, तो आप तीनों में से 2 का नाम लिख सकते हैं और तीनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ईगल्स होते हैं, हॉक्स होते हैं और वल्चर्स होते हैं, आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। ओके, तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।